तो वेलकम फ्रेंड्स। और आज हिंदी का पेपर है, देख सकते हैं कोड है 801 SG। ये किसी अलग अलग जिलों का अलग अलग कोड होता है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं, हिंदी का पेपर है और ये हमारे गौरव का है। और शुरू करते हैं फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन जो आया था, वैदेही वनवास के रचनाकार। तो वैदेही वनवास के रचनाकार थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन आया था प्रयोगवाद के कवि। प्रयोगवाद के कवि थे अज्ञेय जी, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आया था कि भाव विलास के रचनाकार। तो भाव विलास के रचनाकार हैं देव। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? छत्रसाल दशक है रचना भूषण की। और उसके बाद आया था, देखिए, कला और बूढ़ा चाँद। कला और बूढ़ा चाँद, इसके रचना जो रचनाकार थे सुमित्रा नंदन पंत जी थे। छठवां क्वेश्चन आया था कि नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीर का निर्माण जो है हरिवंश राय बच्चन की ये आत्मकथा है। और उसके बाद आया था शुक्ल युग के लेखक। इसमें काफ़ी सारे बच्चों ने गड़बड़ कर दिया, क्योंकि शुक्ल युग का लेखक, बस सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि शुक्ल युग का काल क्या है, या शुक्ल युग किसे कहा जाता है। तो देखिए शुक्ल युग 1920 से लेकर 1940 तक माना जाता है। और इसमें देखिए मोहन राकेश इनका जन्म जो हुआ था ये 8 जनवरी 1925 को हुआ था, मोहन राकेश जी का। और ये भारतेंद्र और प्रसाद युग के कवि थे। फिर देखिए अमृत राय है। अमृत राय का 1921 में जन्म हुआ था, क्योंकि ये प्रेमचंद के छोटे बेटे थे। ये प्रेमचंद के छोटे बेटे थे और ये आधुनिक कहानीकार थे। श्याम सुंदर दास जी की बात करते हैं। श्याम सुंदर दास, इनका काशी में जन्म हुआ था 1875 में, और ये द्विवेदी युग के थे। और ये कमलेश्वर कमलेश्वर जी 6 जनवरी को मैनपुरी में 1932 को उनका जन्म हुआ था। और देखिए 1932 में अगर इनका हुआ है, और अमृत राय जी इनका 1921 में, और मोहन राकेश 1925 में। तो शुक्ल युग का काल क्या था? शुक्ल युग का काल था 1920 से लेकर 1940 तक। तो ये श्याम सुंदर दास इसमें सही रहेगा। फिर अगला 8वां क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन आया था शशांक के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल है? जी नहीं। शशांक के लेखक आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी हैं। आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा है? नहीं। आकाशदीप कहानी के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं? जी जी, यही सही था। और क्योंकि देखिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो थे आलोचना साहित्य के माने जाते हैं जनक, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्रिकाओं के लिए अनेक निबंध, आलोचना और रिपोर्टाज लिखे थे। और क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद? नहीं। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक जो है हरिवंश राय बच्चन। तो इसलिए 8वें का ये सी सही है। 9वां आया था परीक्षा गुरु किस विधा की रचना। परीक्षा गुरु आपको पता है कि ये उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हजारी प्रसाद जी हैं। इसमें देखिए ये बी सही है। रस के कितने अंग होते हैं? ये पिछली वीडियो में भी था, रस के 4 अंग होते हैं। फिर था पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? पायो जी मैंने राम रतन धन में रूपक अलंकार है, बी सही था। सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये देखिए सोरठा, पहले सबसे जानेंगे सोरठा के पहले चरण में, यानी विषम चरण जिसे कहा जाता है, तो उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। और सम चरण यानी कि दूसरा और चौथे में ये 13-13 मात्राएं होती। तो 13 भी दिया था, 11 भी दिया था, लेकिन पहला चरण क्या हो गया? पहला चरण आपका विषम है। तो पहले चरण अगर विषम है तो विषम में कितनी है? 11 है, तो यानी 11 सही रहेगा। बढ़ते हैं हम आगे। फिर देखिए निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग तो आप पता ही है। तो निर्दय शब्द में निर, यही उपसर्ग है। नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में है आपका कर्मधारय समास। यानी कि आपको पता ही होगा कि कर्मधारय समास यानी कि नीली है गाय जो। खेत का तत्सम रूप पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको, क्षेत्र ही होगा। और युष्मद शब्द का पंचमी विभक्ति, अगली वीडियो हम आपको युष्मद की पूरा रूप ही समझा देंगे। और इसका जो पंचमी विभक्ति का बहुवचन रूप होगा युष्मत। बढ़ते हैं हम 18वें प्रश्न पे। भाववाचक में किसकी प्रधानता होती है? तो भाववाचक में क्रिया की प्रधानता होती है, क्योंकि इसकी देखिए परिभाषा ये है कि क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। चलिए ठीक है। वाक्य के कितने
तत्व होते हैं, वाक्य के 2 तत्व होते हैं, एक मुख्य तत्व होता है, एक विशेषक तत्व होता है, तो इसका ए सही रहेगा। 20वां आया था आपका क्वेश्चन कि अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किसी भी भाषा के वे शब्द अव्यय या अविकारी कहलाते हैं जिसके मुख्य रूप में लिंग, वचन, पुरुष कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, तो यानी कि अव्यय पद। तो इसका ये बी सही रहेगा। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये अव्यय पद। तो ये थे बहुविकल्पी प्रश्न जो आए थे आज के हिंदी पेपर में 2024 में। अगर आप 2025 में भी इसको देख रहे हैं तो इसको आप एक बार ज़रूर रिपीट कीजिएगा। और हाँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।